हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके यूपी टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का प्रैक्टिस सेट जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटिव होगा, पूरे 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। पूर्ण आशा के साथ कहता हूं कि ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। असत्य का मतलब गलत, यही आपको बताना है। तो कौन ऐसा कथन है कि जो गलत है, यही आपको बताना है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। याद रखेंगे जो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम स्थापित किया गया था, उसी के अंतर्गत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये बात सच है, ये बात सत्य है तो ये बात सत्य होगा, और ये बात गलत होगी तो ये चीज़ गलत होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की जो स्थापना है वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नहीं किया गया था। तो जब नहीं किया गया था तो यही बात आपकी गलत है। तो जब गलत है बात तो याद रखेंगे कौन असत्य है, यही आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका असत्य है। अगर आपको कहीं पूछे कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की जो स्थापना है वह कब की गई थी, तो याद रखेंगे 1962 में की गई थी। जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे लिखकर आपको बता दे रहे हैं 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। और साथ साथ में ये चीज़ याद रखेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1986 में किया गया था। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल निकाय है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। और वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में 1906 में की गई थी, ये भी बात सही है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको यहीं पे एक इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1986 में। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, अगर आपसे पूछे तो तुरंत बताइएगा 1972 में। 1972 में क्या हुआ, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया। वनों के जीवों को सुरक्षित रखने के लिए या तस्करी या शिकार करने रोकने के लिए ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया। कब लाया गया, तो 1972 में लाया गया। और याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1986 में लाया गया। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों को आप लोग याद रखेंगे। और एक डी वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए ना कि वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है, तो वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून में 1906 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक रोग है, जो नाम आप लोग देख रहे हैं काफ़ी डिफिकल्ट है, उल्टा साइड का है, जो कि याद रखेंगे क्वाशियोकर। याद रखेंगे क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है, यही आपको बताना है। मैंने कई बार अपने वीडियो में से प्रश्न को सजोया है और आपको बता दें दोस्तों, जो ये रोग होता है ना, ये प्रोटीन की कमी से होता है। किस कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और इसके कमी से जो लोग होते हैं वो कुपोषण आदि का शिकार हो जाते हैं, इस चीज़ों को याद रखेंगे। और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके लगे हाथ यहीं पे आपको बता देता हूँ। एक रोग की बात हुई है तो बहुत ज़्यादा यूपी टेट में पूछा है, मिनीमाता रोग। आप लोग बताइएगा मिनीमाता रोग जो होता है वह किसके कमी से होता है या किसके अधिकता से होता है, कमी से नहीं अधिकता से होता है। तो याद रखेंगे जल के अंदर अगर पारे की मात्रा घुली हो, Hg क्या बोलते हैं इसको, पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। जब इसकी मात्रा जल में घुली रहती है और उसका जब मनुष्य सेवन करता है तो उसको मिनीमाता रोग होता है। या पारे में पाई जाने वाली जो भी जल होता है, अगर उसमें पारे की मात्रा की अधिकता है, अगर उसकी मछलियों को आप खाइएगा तो आपको मिनीमाता रोग होगा। ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आपको यहीं पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे वसा देख रहे हैं ना, एक प्रश्न मैंने एक पढ़ा है कि किसके मतलब कि अधिकता से व्यक्ति मोटा हो जाता है, मोटे व्यक्ति में किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो याद रखें जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर जो वसा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। याद रखें जो मोटा है ना व्यक्ति, उसके अंदर वसा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और वसा युक्त जब भोजन आप करिएगा तो आप फैटी हो जाइएगा, मोटा हो जाइएगा, ये भी चीज़ याद रखेंगे। सबसे सूक्ष्म समय में सबसे ज़्यादा जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है वह कार्बोहाइड्रेट
प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मोटे अनाजों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी आप हमको बताइएगा। तो याद रखेंगे विटामिन की खोज सर्वप्रथम 1912 में फंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? फंक नामक एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा 1912 में विटामिन की खोज की गई थी। यहीं पे लगे हाथ आपको एक दो चीज और बता दें। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? कई बार पूछता है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन कौन रोग होता है? याद रखेंगे बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये चीजें पूछता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे विटामिन सी की ही कमी से आपके मसूड़ों से खून आते हैं, जो यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस सूखा रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? रिकेटस सूखा रोग होता है। और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई से तंत्रिका संबंधित समस्याएं होती है, जैसे कि जोड़ों में दर्द आदि घटनाएं देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन के की कमी से कौन सा परेशानी होती है या दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, आप बताइएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त स्राव नहीं रुकता है। याद रखें, रक्त जब बहता है और विटामिन के की कमी होती है तो याद रखेंगे जो ब्लड का बहना होता है, जब कट पीट जाता है तो ब्लड नहीं रुकता है। रक्त स्राव किस कमी से होता है? तो याद रखेंगे विटामिन के की कमी से रक्त स्राव होता है। ये पॉइंट को भी आप लोग प्यारे याद रखिएगा। ठीक है, लगे हाथ आपको बता रहे हैं मुख्य रूप से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पूछता है जल में केवल 2 विटामिन घुलनशील होती है। जल में 2 आप लोग वर्ण देख रहे हैं ना, 2 वर्ण हैं और 2 विटामिन जो होती है वो जल में घुलती है। जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी होती है। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें दोस्तों तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो होती है, इसका ये जो घुलती है वसा में घुलती है, इसका पाचन वसा में होता है। और याद रखेंगे जो मुख गुहा से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है विटामिन बी और विटामिन सी का, जल का, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? लगे हाथ आपको बता देते हैं दोस्तों। विटामिन बी1, इसी क्रम में मैं 1 बाय 1 करके कई चीज़ को बताऊंगा। एक दो चीज़ तो होता तो समझ में आता, मैं कई चीज़ आपको बताऊंगा और आप हमको बताइएगा कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक ना, यहाँ इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। क्या होता है दोस्तों? रेटिनाल होता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, जो इसका रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे तो फाइलोक्विनोन होता है, याद रखेंगे। और इसी क्रम में मैं बता दूं विटामिन बी1 के अलग अलग भाग होते हैं, कई प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं विटामिन बी1 का रासायनिक नाम कहीं भी पूछे तो आप तुरंत बताइएगा। ये प्रश्न में भी पूछा है तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे दोस्तों हम 4 नंबर प्रश्न की। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जड़ों का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो पेड़ पौधे की जड़ होती हैं, याद रखेंगे, जो पेड़ पौधे की जड़ होती हैं दोस्तों, उनका जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है? पौधे को मिट्टी में स्थिर रखना। बात तो सही है, पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती हैं उनकी जड़ें, बिल्कुल बात सही है। जल तथा खनिज अवशोषित करती हैं तभी वे भोजन बनाती हैं, बिल्कुल बात तो सही है दोस्तों, ये भी बात सही है। मृदा अपर्दन जो होती हैं जड़ें रोकती हैं, बिल्कुल बात सही है। तो याद रखेंगे उपरोक्त सभी के साथ चले जाइए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्यारे आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पौधे का वह भाग जो जमीन से बाहर की ओर निकलता है क्या कहलाता है? यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे पौधे का वह भाग जो बीज के प्रांकुर से, याद रखेंगे, बीज के प्रांकुर से विकसित होता है और जमीन से ऊपर की ओर बढ़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्ररोह तंत्र बोलते हैं या शूट सिस्टम बोलते हैं।
इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, सूट सिस्टम बोलते हैं, याद रखेंगे, सूट सिस्टम बोलते हैं, या हिंदी में इसी को बोलते हैं प्ररोह। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं प्ररोह तंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसी तंत्र से जो आपका प्ररोह तंत्र होता है, इसी तंत्र से ताना निकलता है, शाखाएं निकलती है, पत्तियां, फूल और फल आदि सभी शामिल होते हैं, और याद रखेंगे, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे भारत में वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पे वन्य जीव सप्ताह पूछा है, वन का जो वृक्षारोपण सप्ताह नहीं पूछा है दोस्तों। अगर आपसे पूछता, मैं यहीं पे बता रहा हूँ, वृक्षारोपण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वृक्षारोपण का इस सप्ताह माना जाता है, और सरकार द्वारा अधिक से अधिक पेड़ों लगाने के लिए अलग अलग की योजनाएं या थीम चलाई जाती है। तो भारत में वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो याद रखेंगे जो आपका वन्य जीव सप्ताह की बात करें तो यह अक्टूबर में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बटेश्वर मेला लगता है। बटेश्वर मेला, इसको पशु मेला के नाम से भी जानते हैं, पशु मेला लगता है। आप बताइएगा मेरठ में कि मथुरा में, कन्नौज में कि आगरा में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बटेश्वर मेला जो लगता है, यह एक प्रसिद्ध पशु मेला है, और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है, यमुना नदी के तट पर। याद रखेंगे, आगरा जिले में लगता है, यमुना नदी के तट पर बटेश्वर मेला, जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, अगर आपसे मैं बताऊं कि जो एशिया का सबसे बड़ा मेला की बात करें दोस्तों, जो राज्यों की नहीं, एशिया की बात करता हूं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करें, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वह कहाँ पे लगता है, तो बिहार में। कहाँ दोस्तों, तो याद रखेंगे बिहार के सोनपुर में। कहाँ पे, तो बिहार के सोनपुर में जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, याद रखेंगे। अगर आपसे कहीं पूछे कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, चलिए लगे हाथ आपको बता ही देते हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला आपके राजस्थान के अजमेर में लगता है। याद रखेंगे, अजमेर में लगता है। याद रखेंगे, प्रसिद्ध बात हुई है तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। याद रखेंगे, पहला आप लोग याद रखेंगे प्रयागराज, या इसको इलाहाबाद बोलते हैं। सेकेंड नंबर पर आपको पता है कि क्या है दोस्तों, हरिद्वार है, और एक जगह और लगता है जिसका नाम है नासिक, और एक लास्ट 4 नंबर का है जिसका नाम है दोस्तों उज्जैन। कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बटेश्वर मेला या पशु मेला लगता है, तो आगरा में। ये बातें याद रखना आपके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला तथा उससे संबंधित उद्योग विकसित होते हैं। याद रखेंगे, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पे आंवला तथा उससे रिलेटिव उद्योग प्रस्तुत होते हैं। सहारनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। कहाँ पे, तो आपको बता दें दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ पे आंवला से संबंधित जो भी अचार आदि का उत्पादन होता है, वह जगह है दोस्तों प्रतापगढ़। क्या है दोस्तों, उस जगह का नाम है प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश से बताना है तो आप बताइएगा, चमड़ा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चाओं में रहता है, और जहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा, कानपुर में। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों माचिस उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, तो बरेली के सहारनपुर में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बरेली का सहारनपुर। अगर यही बात मैं कहूँ दोस्तों, अगर आप इत्र उत्पादन की बात करिएगा तो इत्र उत्पादन के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह कौन सा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र उत्पादन या सेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला तथा उससे रिलेटिव चीजें विकसित होती हैं या उद्योग है, तो प्रतापगढ़ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, भारी जल D2O का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, जो भारी जल होता है जिसको ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड बोलते हैं, D2O बोलते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ड्यूटेरियम निर्माण में करते हैं, नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में करते हैं, कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में करते हैं, कि उपयुक्त सभी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, यही आपको बताना होगा। तो जो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है दोस्तों,
D2O होता है, इस यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। याद रखेंगे, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए हम लोग रिएक्टरों में इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, भारी जल D2O का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ड्यूटेरियम निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नाभिकीय संयंत्रों को मंदक के रूप में करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में करते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, सभी सही हैं। आगे देखते हैं, जंगली गधेयों का अभ्यारण्य कहाँ है? आपको बताना है। जो जंगली गधे हैं इनका अभ्यारण्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है कि आपका मध्य प्रदेश में है कि गुजरात में है कि आपका राजस्थान? कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखेंगे, जंगली गधेयों का अभ्यारण्य आपके गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से तो जंगली गधों का अभ्यारण्य भी पूछ दे या गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे, शेरों के संरक्षण के लिए एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है, याद रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो ये गुजरात में है। अगला अब आपको मैं बता रहा हूँ, यूपी से संबंधित चीज़ें याद रखना। यूपी से दो तीन चीज़ें हैं जो कि कई बार पूछ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। आपसे कहीं भी पूछे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये आपका लखीमपुर खीरी जो आपका कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। चीज़ों को याद रखेंगे। और इसके बाद चंद्रप्रभा याद रखेंगे, चंद्रप्रभा जो उद्यान है ये कहाँ पे है? तो ये भी उत्तर प्रदेश का है, चंदौली जिला में स्थित है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। यह आपका प्रीवियस ईयर में बन चुका है, याद रखेंगे। चलिए, आप मैं यहीं पे उत्तराखंड से दो चीज़ें बता रहा हूँ। उत्तराखंड से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपसे पूछ देता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपसे पूछ देता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपसे पूछ देता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सब आपके उत्तराखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का। और याद रखेंगे दोस्तों प्यारे, बिहार की बात करें तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और बता दे रहा हूँ, चीज़ें याद रख लेना। केरल से पूछता है, केरल में शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ है? तो याद रखेंगे शांति घाटी या साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, ये आपके केरल राज्य में स्थित है। और याद रखेंगे, यहीं पे मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, पेरियार। याद रखेंगे, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो जो आपका पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है वह केरल में स्थित है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि जो आपका एक सींग का गैंडा है वह कहाँ, वह कौन से मतलब अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपको यही बताना है और चीज़ों को आप ध्यान से बताइएगा। असम में पाया जाता है, ये तो याद रखेंगे। वह अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। लेकिन उसका नाम क्या है? एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? आपको बताना। असम का वो अभ्यारण्य है। मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उस अभ्यारण्य का नाम बताइएगा जहाँ पे एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं या गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो असम का तो है, लेकिन उसका नाम आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका विश्व जल दिवस है वह कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को कि 22 फरवरी को कि आपका 22 मार्च को कि आपका 22 अप्रैल को? कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं तो याद रखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। और इसके बाद आपको लगे हाथ यहीं पर बता रहे हैं 22 मई को क्या मनाते हैं? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना, बता देना कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, कई बार ये चीज़ें पूछा है कि 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। 5 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यूपी टेट में 2-3 बार ये चीज़ें पूछ चुका है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार आपको बताना है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इसका विस्तार क्या है? तो याद रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं डाटा। 1620 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है।
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की, और याद रखेंगे यह जाती है इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पे, आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जो जो चीज़ें हैं ना, आप लोग इसको अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो आप चीज़ों को नहीं कवर कर पाइएगा और बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह भारत के कहाँ पे है दोस्तों, तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में स्थित है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो गुजरात के कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग कुछ याद रखेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, जो इंदिरा, ये दोस्तों बार बार लिख रहे हैं, गलती हो जा रही, इंदिरा ऐसे लिखा जाता है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कहाँ पे है, आपको इसको बताइएगा। तो जो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह आपका दिल्ली में है। कहाँ पे दोस्तों, तो दिल्ली में है, याद रखिएगा। आपसे कहीं पूछे छत्रपति शिवाजी, आपको मैं केवल एक ट्रिक दे रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है दोस्तों, तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह आपके मुंबई में है। कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में है। आपसे पूछे राजीव गांधी, याद रखेंगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे दोस्तों, हैदराबाद में है। यही से मैं आपको आगे बता रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, आप तुरंत बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। यहीं पे मैं एक और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कहाँ पे है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश के आपके वाराणसी में है। कहाँ पे दोस्तों, वाराणसी में है, बनारस में। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो वायु में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है या 20.95%, याद रखेंगे। और इसके बाद आपसे पूछता है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ये चीज़ें याद रखना, या 78.08% पाई जाती है। यहीं पे पूछता है CO2 की मात्रा 0.034% पाई जाती है। यहीं पे पूछता है आर्गन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो याद रखेंगे जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, जो भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल थी जिसे 1 अप्रैल 1973 को, याद रखेंगे 1 अप्रैल 1973 को शुरुआत इसकी सर्वप्रथम किया गया था। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। कहाँ से, तो याद रखेंगे इसकी पहल इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुरू की गई थी। और कब की गई थी, तो 1973 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बालकों को समाजीकरण में खेलों का क्या योगदान है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख जाता है, बालक के शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलता है, बालक का शारीरिक श्रम होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका कौन सा सही होगा, तो याद रखेंगे बालकों के समाजीकरण में खेलों का क्या योगदान है, तो बालक समाजीकरण प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, यही आपको बताना है। तो जो आपकी अमरकंटक पहाड़ी है, याद रखेंगे पहाड़ी को ही पठार बोलते हैं। बहुत लोगों को दिक्कत होगा, तो बहुत जगह लिखा है अमरकंटक पठार, तो पठार भी बोले तभी भी और पहाड़ी बोले तभी भी। तो याद रखेंगे अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी निकलती है। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती, नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत की कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो भारत की एक नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियां, जैसे कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और जो आपका शिवालिक हिमालय है, याद रखेंगे तीनों को काटती है। और यह जो आपकी श्रेणी है, भारत की कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो उस नदी का नाम क्या है, गंगा, यमुना, सतलज। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सतलज नदी जो है वह हिमालय के तीनों श्रेणियां, जो प्रमुख श्रेणियां होती हैं, जिसको महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवलिक हिमालय के नाम से जानते हैं, इनको पार करती है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास
राक्षस ताल या जिसको राक्षस ताल के नाम से जानते हैं वहाँ से निकलती है। ये चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है, यही आपको बताना है। तो यमुना नदी आगरा से भी बहती है, मथुरा से भी बहती है, इटावा से भी बहती है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को याद रखेंगे। हमको आप बताइएगा कि जो आपका लखनऊ में कौन सी नदी बहती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लखनऊ में कौन सी नदी बहती है आप लोग बताइएगा, और मैं बता रहा हूँ आपको सर्च करना पड़ेगा। गोमती, गोमती, गोमती रिवर फ्रंट आप लोग सुने भी होंगे। गोमती नदी कहाँ से बहती है, तो लखनऊ से बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों कि आपका वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? जो वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है, अम्लीय जल वह जल कहलाता है जिसका पीएच मान 4.4 नियर 4.2 से 4.24 के मध्य हो, ये अम्लीय वर्षा कहलाता है। लेकिन आप लोग जानिएगा, शुद्ध जल जो होता है पीएच मान 7.4 होता है। इससे नीचे जो जल होगा यह अम्लीय जल कहलाएगा। तो याद रखना, नीचे जो भी कुछ बोल दे तो इसको याद रखना। ज़्यादातर टॉपिक में यही पूछता है कि जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो 4.4 से 4.2 से 4.4 के मध्य। ये कई जगह चीज़ें डाटा मिली है, तो इसलिए चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे, वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल बात सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी के साथ आप लोग चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, SO2 बोलते हैं। SO2 भी होता है। इसके बाद आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, जो आपको पता है NO2 बोलते हैं, ये भी होता है। और इसके बाद जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है जो HNO3 होता है। और इसके बाद आपका सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है जिसका नाम होता है H2SO4, ये सभी क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन होता है, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसमें सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। किसका दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड का। इसका शॉर्ट का नाम होता है AgI, सिल्वर आयोडाइड। याद रखेंगे, इसी का छिड़काव आसमान में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, यही आपको बताना है। जो बायोगैस होती है इसका मुख्य घटक ब्रोमीन है, कि आपका मीथेन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कौन है दोस्तों? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है जो मीथेन होता है, जिसको CH4 बोलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, जो इसका मुख्य घटक होता है ना वो मीथेन होता है। याद रखेंगे दोस्तों, CH4 इसको बोलते हैं, मुख्य घटक होता है। क्योंकि इसमें 50 से 70%, याद रखेंगे 50 से 70% जो आपकी बायोगैस होती है उसमें मीथेन पाया जाता है। और इसमें CO2 की मात्रा भी होती है, लेकिन इसकी मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे का एक मुख्य घटक क्या हो जाएगा, आपका मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सतत मूल्यांकन से आशय है, जो सतत मूल्यांकन होता है ना उससे क्या आशय है, शिक्षार्थी द्वारा शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन उन्हीं कराना। याद रखेंगे, बिल्कुल बात सही है। और सत्र में समय समय पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन से, बिल्कुल बात सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे, जो भारत का पहला तितली उद्यान की बात करें तो याद रखेंगे ये कर्नाटक में था। ये चीज़ों को याद रखना दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य में प्रथम आपका तितली उद्यान था, जो कि बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर 2007 में लगा था। और यही आपका बिल्कुल सही भी हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटक में है। और सर्वप्रथम कब दोस्तों, तो तितलियों के संरक्षण के लिए यह किया गया था 2007 में। कब दोस्तों, याद रखना 2007 में तितलियों के संरक्षण के लिए जो आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, यहाँ पे तितली उद्यान स्थापित किए गए थे। इस तरह चीज़ों को याद रखेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। इस तरह चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मूल्यांकन के किस विधि में किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को आंखों से देखकर और मन मस्तिष्क से समझकर मानक शब्दों से प्रकट करने से होता है। अभिलेख उसको बोलते हैं, अवलोकन बोलते हैं, कि उसको परीक्षण बोलते हैं, कि उसे प्रश्नावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपको पता है ना कि जब जहाँ कहीं भी हम किसी वस्तु को देखें, प्राणी अथवा क्रियाओं की विशेषताओं को आंखों से देखें तो और मन और मस्तिष्क के समझकर मानक शब्दों से प्रकट करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अवलोकन करना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो याद रखेंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, आपको पता है ये जो उपराष्ट्रपति होता है, यह अनुच्छेद 64 में इसका प्रावधान है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। अगर संयुक्त बैठक बुलाने की बात करें तो याद रखना राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अगर आपसे पूछे तो इसकी अध्यक्षता करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी इसकी अध्यक्षता को करते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बना है, प्रीवियस ईयर है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे साथ साथ उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा औपचारिक विधि है, कौन सी विधि है, पर्यावरण शिक्षा औपचारिक विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, प्रयोग दर्शन विधि है, कहानी विधि है, उपरोक्त सभी। कौन सा होगा इसमें सही, यही आपको बताना। जो पर्यावरण शिक्षा औपचारिक विधि है, औपचारिक विधि व पाठ्य पुस्तक विधि होती है, बिल्कुल सही है। प्रयोग दर्शन विधि होती है, ये भी बिल्कुल सही है। कहानी विधि होती है, ये भी बिल्कुल सही है। आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। जब आप लोग कहीं भी पढ़िएगा इसे, और जब आपको देना कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन, आपको कोई भी प्रश्न दे दे और उसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन देना, तो आप उसको बहुत थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और मैं ज़्यादातर केसेज देखा हूं दोस्तों, 70 से 80% चांसेज होते हैं कि उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो जब आपको बिल्कुल कुछ ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, आपको लगेगा चीज़ें, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा है। आप कहानी के माध्यम से सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। प्रयोग करके, क्रियाकलाप करके सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। पाठ्य पुस्तक से कुछ पढ़ के सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। तो आप उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें हम हर जगह से सीखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के विश्व ओजोन दिवस एक समय है जिसको हम लोग बोलते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। मैंने इसी वीडियो में बता भी चुका हूं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, पेट्रोल चलित कार से उत्सर्जित सर्वाधिक जहरीली गैस कौन सी होती है। तो जो भी पेट्रोल चलित कार होती है या जो वाहन होते हैं, उनके साइलेंसर से गैस निकलती है जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसको जहरीली गैस के नाम से जानते हैं, CO होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। यही लगे हाथ आपको बता देते हैं कि वाहनों में एक गैस पड़ती है जिसका नाम होता है CNG। CNG से कई बार प्रश्न पूछा है। CNG का फुल फॉर्म पूछता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। यह हिंदी नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रखेंगे, हिंदी नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि बिल्कुल क्या होती है दोस्तों, प्रदूषण मुक्त होती है। याद रखेंगे, इसका फार्म क्या होता है, गैसी फार्म में मिलती है, प्रदूषण मुक्त होती है। और यहीं पे कई बार LPG का फुल फॉर्म पूछा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये भी चीज़ याद रखेंगे। घरों में जो आपका रसोई घरों में इसका प्रयोग किया जाता है, खाना आदि बनाने में, भोजन बनाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत में अपिको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, यही आपको बताना है दोस्तों। जो अपिको आंदोलन है ना, याद रखेंगे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, जो याद रखेंगे वृक्ष बचाव के एवज में ही अपिको आंदोलन आया था। तो भारत में अपिको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, उत्तराखंड से कि आपका हिमाचल प्रदेश से कि आपका कर्नाटक से कि आपका केरल से, कहाँ से, यही आपको बताना है दोस्तों। तो अगर अपिको आंदोलन की बात करें तो 1983 में, कब दोस्तों, याद रखेंगे 1983 में यह भारत के कर्नाटक से शुरुआत हुई थी इसको। और इसका मुख्य मतलब यही था कि पेड़ों को कटने से बचाना। और पेड़ों को जब कोई काटता था तो इसे यहाँ की जनजातियाँ काफ़ी प्यार करती थी और वहाँ से उससे वे गले लग जाती थी। तो भारत में अपिको आंदोलन कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ें आप लोग याद रखना, बहुत आपका महत्वपूर्ण है। यहीं पर अपिको तो आपने देख लिया, यहीं पर मैं आपको पूछूँ कि चिपको बता दो भैया, चिपको आंदोलन कहां से हुआ था। तो चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड से, कहां से दोस्तों, उत्तराखंड का चमोली जिला, और चमोली जिला का रेडी गांव से स्टार्ट हुआ था आपका चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के जो आपके प्रणेता कौन कहे जाते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन दोस्तों, याद रख लीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं, चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन दोनों आपका वनों को या वृक्ष को कटने से बचाने के लिए, दोनों आपके वृक्ष बचाव में ही लाए गए थे आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 30 प्रश्नों को हमने खत्म कर ही लिया। 30 प्रश्न की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और पुनः आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो में अगर आप नए थे तो वीडियो को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग जुड़ सकें। थैंक फॉर वॉचिंग, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए एफसेक एकेडमी।